देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है दिल्ली के मुकाबला का। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर रोज एक नए मुद्दे की एंट्री दिल्ली के चुनावों में होती है। आज सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर टिकी हुई थी तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है, जिनके बयानों के जरिए चुनावों की पिच बदल जाया करती है। आज वो दिल्ली में चुनावी प्रचार का आगाज कर चुके हैं। दिल्ली के किराड़ी में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आए। अपने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट यमुना में डुबकी लगा सकती है। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी कल लगाई थी। बाकायदा जो कैबिनेट की बैठक है वो संगम में हुई थी। इसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटा है। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। दिल्ली की दुर्गति के लिए केजरीवाल माफी के हकदार है। एक व्यक्ति और उसका गैंग दिल्ली से खिलवाड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, एक बार फिर 2020 के दंगों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इन दंगों के बहाने केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उनकी पूरी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की। साथ ही कहा कि आपकी नीति तुष्टीकरण वाली नीति है, उनकी बांटो और राज करो की नीति है। अब सवाल यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो दिल्ली चुनाव की पिच सेट की, क्या उस पर चुनाव होगा? क्या अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के राज्य में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर पाएंगे? यहां से चुनाव कितना टर्न होगा? योगी फैक्टर बीजेपी के लिए कितना कामगर होगा? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज जब दिल्ली आए सीएम योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने क्या कहा। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की पिच से उठाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ 2020 के दंगों का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कुल मिलाकर अपने पिच पर ये चुनाव कराने की कोशिश सीएम कर रहे हैं। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रतन शारदा जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। घनेंद्र जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आप ही के गढ़ में, यानी जिस राज्य में आप लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, आपको आप ही के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर भी सवाल पूछा, 2020 के दंगों पर भी सवाल पूछा और सीधा बता दिया कि आप कितना घातक हैं दिल्ली के लिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पहली बार दिल्ली में प्रचार करने नहीं आए। योगी आदित्यनाथ जी 2020 के विधानसभा चुनावों में भी दिल्ली में प्रचार के लिए आए थे। 25 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनको मोदी जी ने दी थी। उन 25 विधानसभा क्षेत्रों में रात दिन योगी जी ने प्रचार करा, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन 25 की 25 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी। ये दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने 10 साल अरविंद केजरीवाल जी का शासन देखा है, 10 साल अरविंद केजरीवाल जी के काम देखे,
10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने जिस ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करी, दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में क्या है? 200 यूनिट बिजली सबको फ्री, 20,000 लीटर पानी सबको फ्री, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा, अच्छे स्कूल बना दिए, मुफ्त एजुकेशन कर दी, अच्छे अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, दवाई फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। सब कुछ फ्री करने के बाद भी दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी, दिल्ली का बजट डबल कर दिया। जब दिल्ली में हमने सरकार टेक ओवर करी थी 2015 में, दिल्ली का बजट मात्र 25,000 करोड़ था। आज दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपए कर दिया और सब कुछ फ्री कर दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार काम करी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार काम करी। और जो योगी आदित्यनाथ जो करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ईमानदार सरकार है, आप काम करने वाली सरकार है। 2020 में आज सीएम योगी ने आपको दिल्ली से दी है। गणेंद्र जी, हम रोज चर्चा करते हैं, आप रोज अपनी सरकार के काम बताते हैं, लेकिन आज जो यूपी के सीएम कहकर गए हैं कि मैंने तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई। सर एक मिनट सुन लीजिए, संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल और उनकी जो कैबिनेट है वो लगा सकती है यमुना में डुबकी? ये चुनौती स्वीकार है? मैं योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती देता हूं कि यमुना आगरा जी में भी बहती है, आगरा जी वाली यमुना में जाएं और डुबकी लगा के दिखाएं, हम मान जाएंगे। केजरीवाल ने तो यमुना इतनी साफ कर दी थी, बीजेपी का दिल्ली का अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उसने जाके यमुना में डुबकी लगाई। हमारी यमुना को तो वीरेंद्र सचदेवा ने सर्टिफाइड कर दिया था। क्या योगी आदित्यनाथ जी आगरा की यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे? योगी जी के पास सिर्फ बातें करने के लिए बहुत कुछ है, काम और डिलीवरी आज अच्छा साफ है। योगी जी उत्तर प्रदेश आगरा की यमुना पर प्रश्न खड़े कर दीजिए, लेकिन कम से कम दिल्ली की यमुना साफ है। ये तो टीवी चैनल्स पर आकर झूठ मत बोलिएगा। हम हर बार देखते हैं छठ व्रतियों को कितनी मुश्किलें होती हैं। आपके अपने नेता स्वीकार कर रहे हैं कि यमुना को हम साफ नहीं कर पाए, सड़कें हम दुरुस्त नहीं कर पाए, और आप यहाँ कह रहे हैं कि हमारी गंगा यमुना सफाई पर तो ऑथेंटिकेशन कर दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो ये झूठ नहीं बोलते हैं सर, मुद्दों और फैक्ट्स पर बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक मिनट करें जी, मुझे शिवम त्यागी जी से बात करने दीजिए। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। लौटूंगी सर आपके पास। शिवम त्यागी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले चुनावों में भी दिल्ली आए, कह रहे हैं गणेंद्र भारद्वाज जी, जब तब कुछ नहीं कर पाए तो इस बार क्या हासिल कर लीजिएगा? मुद्दे हैं, काम है अरविंद केजरीवाल के पास गिराने के लिए। तो प्राची जी, अगर ऐसा है तो फिर कांप काहे रहे हैं, इतना घबरा काहे रहे हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इसी बात का नारा लगा रहे हैं ये सारे? आम आदमी पार्टी वाले बड़े नाराज हैं, कहते वो योगी आदित्यनाथ जी ने खुली चुनौती दी है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा लाग लपेट वाला काम नहीं है। माँ यमुना जी का जिस तरीके से इन्होंने हाल किया है, उन्होंने बस एक बात कही है कि अगर तुम में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है, कैबिनेट के साथ मैं अभी माँ गंगा में डुबकी लगा कर आया हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल की हैसियत है, हिम्मत है, दम है, तो जाकर अपनी कैबिनेट के साथ एक बार माँ यमुना में डुबकी लगा ले। 7,000 करोड़ रुपए खा गए यमुना की सफाई के नाम के, और जब कोई जर्नलिस्ट पूछकर जो है कहता है कि भैया 7,000 करोड़ खर्च किए, कहते वो मुझे तो नहीं पता। दिल्ली प्रदूषण डिपार्टमेंट बताता है, सारी चीजें कहते मुझे तो नहीं पता। जिस सवाल पर जवाब ना हो, मुझे तो नहीं पता। 7,000 करोड़ रुपए खा गए, और उसके बाद भी यमुना का ये हाल है कि आज भी यमुना में अरविंद केजरीवाल आचमन करना, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, अपने मिनिस्टर्स के साथ डुबकी भी नहीं लगा सकते। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलेगी, इतनी राजनीति तो मुझे आ गई है। अरे बस की नहीं है। और ये गणेंद्र जी क्या कह रहे हैं, वो आगरा वाली यमुना में लगा ले डुबकी तो बहुत बेहतर होगा। मतलब ये भी, इसमें आगरा की यमुना अलग और इसकी अलग और उसकी अलग। सच तो ये है कि 7,000 करोड़ रुपए खाने के बाद भी आज दिल्ली के ये हालात है कि 500 मीटर का, 400 मीटर का एक घाट भी क्लीन नहीं कर पाते। आप घाट भी क्लीन नहीं कर पाते। 2 करोड़ के शहर में एक जो नदी बह रही है उसको साफ नहीं कर पाते। और वहां पर अगर खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर 50 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं, शर्म से डूब है ना शिवम त्यागी जी। तो इसीलिए तो आगरा की याद दिला रहे हैं आपको, इसीलिए आगरा की याद दिला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यूपी के आए, आगरा से होकर यमुना नदी गुजरती है। वो कह रहे हैं भाई यूपी वाले साफ नहीं करते, हम कितनी भी कोशिश करें नहीं हो पाती साफ यमुना, क्योंकि आप सहयोग नहीं करते। इसलिए चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डुबकी लगाएं पहले आगरा में। हम तो अभी, मैं कह तो रहा हूं, हम तो अभी गंगा में लगाकर आए हैं। और क्या किया है बताइए ना। 7,000 करोड़ का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 7,000 करोड़ का हिसाब जो जर्नलिस्ट
शुभंकर मिश्रा ने मांगा, कहा कि भैया 7,000 करोड़ आपने जो है यमुना की सफाई में खर्च किए हैं, दिल्ली पोल्यूशन डिपार्टमेंट इस बात को कहता है। तो अरविंद केजरीवाल का जवाब था, नहीं 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 नहीं, कोई खर्च नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ। कहां खर्च हुआ? कोई खर्च नहीं हुआ। खुद ये कह रहे थे। एक तो झूठे इतने कि हर बात से पलट जाते हैं, इतने झूठे कि हर बात से पलट जाते हैं। अपना डिपार्टमेंट बोले उससे पलट जाएंगे, घोटाले करेंगे उससे पलट जाएंगे, खुद कुछ बात बोली होगी उससे पलट जाएंगे। अरे ऐसे नहीं चलता भाई। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पर सब कुछ लाइव है, डिपार्टमेंट्स पर लाइव है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब दूसरी बात, क्या काम किया बताइए दिल्ली में यमुना साफ करने के लिए? आप 5 काम जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, बताएं गणेंद्र भारद्वाज जी। प्राची, मैं बीजेपी के नेताओं को और योगी जी को याद दिला दूं कि मां गंगा सिर्फ संगम में या इलाहाबाद में, प्रयागराज में या हरिद्वार में नहीं, कानपुर में भी गंगा है। कानपुर की गंगा के लिए मैं नहीं कह रहा, कानपुर की गंगा के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुर्माना लगाया कि कानपुर में गंगा इतनी गंदी है। योगी जी को बोलो कानपुर की गंगा में जाके डुबकी लगाएं। और जो आगरा की जमुना की बात करो, मैं नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ रुपए की पेनल्टी उत्तर प्रदेश सरकार पे लगाई कि आगरा की यमुना में इतना गंदा, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आगरा की यमुना में जाता है, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट कानपुर में गंगा में जाता है। योगी जी में हिम्मत है, योगी जी अगर हम चैलेंज करते हैं, जाके कानपुर की गंगा में डुबके लगाएं और आगरा की जमुना में डुबके लगाएं। बोलना बहुत आसान है, क्रिटिसिज्म बहुत आसान है, लेकिन चैलेंज का आंसर चैलेंज नहीं होता है भारद्वाज जी। और ये कैसा चुनाव लड़ते हैं आप भारद्वाज जी? दिल्ली से ज्यादा आप दिल्ली वासियों को ये कहते हैं, देखो देखो यूपी में क्या हुआ, देखो देखो हरियाणा में क्या हुआ, देखो देखो फला राज्य में क्या हुआ, देखो देखो उस राज्य में क्या हुआ। अरे दिल्ली में क्या हुआ ये बताना है भारद्वाज जी। यमुना कितनी साफ हुई ये बतानी थी आपको, सिर्फ इतना बताना है। कब तक यूपी और हरियाणा दिखाकर वोट मांगते रहिएगा दिल्ली की जनता से? प्राची जी जी बोले। प्राची जी हम तो वोट मांगते स्कूल पे, अस्पताल पे, अच्छे इलाज पे, फ्री शिक्षा पे, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा पे, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई लीडरशिप है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नैरेटिव है। इनसे पूछो इनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे। जवाब ले लेते हूँ, उसके बाद मुझे अजीज खान जी और रतन शारदा जी के पास जाना है। एक छोटा जवाब शिवम त्यागी जी पर दे दीजिए भाई। आप अगर उनके राज्य में आकर चुनौती देंगे तो आपके राज्य की भी पूरी खबर है भारद्वाज जी के पास और केजरीवाल साहब के पास। लेकिन आज अपनी ही दवाई का इलाज जब मिल रहा है इनको तो समझ में आ रहा है। आज अपने आप ही घनेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं बातों से काम नहीं चलता। हम भी तो यही कह रहे हैं, बातों से काम नहीं चलता। 2015 में आकर दिल्ली को कहा कि यमुना साफ कर देंगे, बातों से काम नहीं चलता। 2020 में आके कहा कि यमुना साफ कर देंगे वरना 2025 में वोट मत देना, बातों से काम नहीं चलता। 2025 में भी नीलबट्टा सन्नाटा, कह रहे यूपी को देखो। अरे जब मैनिफेस्टो में लिखकर वादा कर रहे थे यूपी को देखने के लिए कहा था क्या अगर सफाई नहीं होगी तो यूपी को देख लेना। आज यहां पर भाषण इन्होंने कहा कि हम तो केजरीवाल के जो है स्कूल गवर्नेंस पर और कॉलेज गवर्नेंस पर, मेरा दावा है, चैलेंज है, मैं चुनौती देता हूं। घनेंद्र भारद्वाज बता दे 500 स्कूल में से कितने बना दिए भाई? घनेंद्र भारद्वाज बना दे 20 कॉलेजेस में से कितने बना दिए भाई? घनेंद्र भारद्वाज बता दे कि 11वीं में 1 लाख से ज्यादा बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? घनेंद्र भारद्वाज बता दे कि 6% रिजल्ट जो है 9th का और 11th का क्यों गिर गया? घनेंद्र भारद्वाज बता दे कि स्थितियां इतनी खराब क्यों है कि टीचर्स में अभी भी कम से कम 10,000 टीचर्स की ज्यादा चर्चा हो रही है। यही गवर्नेंस मॉडल है ना आपका। तो इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, उसके एक और पॉपुलर नेता शिवम त्यागी जी, 1 मिनट, उसके एक और पॉपुलर नेता अखिलेश यादव जी केजरीवाल जी को खुला समर्थन दे चुके हैं। अजीज खान जी मेरे साथ उनकी पार्टी के बैठे हैं, उनसे भी बात कर ले। अजीज खान जी, आज तो यूपी मॉडल का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दिल्ली में एक रैली कर चुके हैं, एक रैली उनको अभी करनी है। अखिलेश यादव कब आएंगे दिल्ली? वो कब बताएंगे यूपी में क्या क्या हुआ या केजरीवाल जी ने कितने अच्छे काम किए? देखिए प्राची जी, योगी जी ने भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में बहुत रैली की थी और रिजल्ट सबके सामने है किस तरह परिस्थिति बदली और उत्तर प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक दिया। और योगी जी की देन थी, बड़े स्तर पर योगी जी की देन थी। और योगी जी ने रैली करके किस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को निचले पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और शायद दिल्ली में भी वही परिस्थिति पैदा होने जा रही है। अब ये साफ सफाई की बात चल रही है। प्राची जी मैं बताऊं, नमामि गंगे ये 2014 का प्रोजेक्ट है। आप जानिए कि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, 22,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहा। बताइए ना कि कितनी सफाई हो गई, किस तरह गंगा को की सफाई नहीं हो पाई। आज गंगा मैली है, किस तरह हालात है।
आप समझिए उस पर सफाई नहीं देंगे, कह रहे साहब डुबकी लगा लो। मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर गंगा वाकई में गंगा से प्रेम होता, गंगा से लगाव होता, तो सफाई भी होती। बजट आया, बजट कहां चला गया, किसने खा लिया, किन परिस्थितियों में क्या हुआ? अरे सर सुनिए ना, किस परिस्थिति में क्या हुआ आप बताइए ना कि गंगा साफ हो गई। अभी वही गंगा का जिक्र हो रहा था कानपुर में, आप एक बार जरा निकल के देखिए, अपने रिपोर्टर्स को भेजिए ना कि गंगा की क्या स्थिति है। बनारस में जहां पर माननीय मोदी जी वहां के सांसद हैं, उनका वो वहां के सांसद, उसके बाद वहां की स्थिति क्या है? अजीज खान जी, एक बात हम तो सब देखते हैं और सब दिखाते भी हैं, लेकिन बात यहाँ चुनौती और डुबकी लगाने की थी। अगर मैं मान लूं आपकी बात कि गंगा गंदी है, मैं मान लूं आपकी बात कि संगम में डुबकी लगाने लायक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई। आपने तो प्रश्न भी खड़े किए कि क्या जरूरत है वहां जाकर कैबिनेट की बैठक करने की। वही चुनौती केजरीवाल जी को दे रहे हैं वो कि आइए यमुना में डुबकी लगा लीजिए एक बार। चुनौती चैलेंज की बात है ना, चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट ये बताना है। देखिए प्राची जी, बिल्कुल डुबकी लगाना चाहिए, लेकिन साफ सफाई करके डुबकी लगाते तो मुझे लग रहा और आस्था और मजबूत होती, और आस्था मजबूत होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम साफ सफाई करवाते। प्राची जी मुझे इतना बजट कहा लेकिन सफाई नहीं हुई। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए 2-3 बातें आज आप देखिए, जो मुद्दा आप देखिए, हमें थोड़ा सा बात करने दें, ये लोगों ने लंबा बात किया है। आज आप देखिए इस पर चर्चा नहीं होना है, चर्चा आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह हालात बिगड़ गए। मैं थोड़ा दिल्ली पे आ जाऊं, अभी दिल्ली में बात हो नहीं पाई। आप देखिए अभी तक पूर्वांचलियों को गाली दिया जा रहा था। अरे सुनिए ना, एक नई बात आज पता चली है कि साहब जो पंजाबी भाई हमारे, जो वहां की रीढ़ है, इकोनॉमिक्स की रीढ़ है दिल्ली के, उन पर किस तरह संदिग्ध, कहीं ना संदिग्ध उनको घोषित किया जा रहा है कि उनकी गाड़ियां पंजाबियों की घूम रही हैं, पता नहीं कौन उसमें बैठे हो सकते हैं। 26 जनवरी आ रहा है, का अपमान, इस बात का है पंजाबियों का अपमान, पूर्वांचली पसंद सिखों का अपमान, रोहिंग्याओं को सिखों से जोड़ना, इसका भी जिक्र करते ना। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बता रहे थे रोहिंग्याओं को कैसे बसाया गया। खैर मैं शिवम जी आपसे जवाब लूंगी, रतन शारदा जी से कमेंट लेने दूं, फिर सीधे आपके पास आऊंगी। शिवम त्यागी जी, रतन शारदा जी, दिल्ली के चुनाव की पिच योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद कुछ टर्न आउट होगी या नहीं? देखिए दिल्ली की तो पिच पहले ही बदल चुकी है, क्योंकि जो 11 साल की धोखाधड़ी जो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने की है वो सबके सामने है। मैं खुद वहाँ के ईस्ट दिल्ली के ऐसे इलाकों में घूम चुका हूँ जहाँ न सड़कों का ठिकाना है, न सफाई का ठिकाना है, और ये कहते हैं कि हमने सारी दिल्ली की काया पलट कर दी। हाँ, की कैसी काया पलट है? वहां पर यमुना की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता यमुना छोड़िए, नोएडा और दिल्ली का मुकाबला कर लीजिए। 11 साल पहले नोएडा कहाँ थी और दिल्ली कहाँ थी? आज 11 साल बाद नोएडा लिवेबल है, एक्सपांड कर रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, और आप देखिए कि दिल्ली की हालत क्या है। तो सामने सामने उसका आप मुकाबला कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि भाई यमुना नहाने की छोड़िए, मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है जिसमें कोई आप वाले जाके राजी नहीं है, अस्पताल ऐसे है जिसमें कोई इलाज करा के राजी नहीं है। आपका लीडर, आम जनता तो झक मार के जाती है, स्कूल में इनके बच्चे नहीं जाते। वो जब कहते हैं तो उनका बेटा कहता है जी मैं क्यों जाऊँ स्कूल में, मुझे क्या प्रूव करनी है देशभक्ति। अब ये वो लोग हैं जो कहते हैं, जो गंगा में नहाते हैं उनको लोग छपरी कहते हैं। कल खूब इनका तमाशा बना छपरी करने का। और ये तो सारे इनकी बातें जो करने, पानी की क्वालिटी बिल्कुल कोका कोला जैसा पानी आता है। ऐसे कई इलाके दिल्ली में जब कोका कोला जैसा पानी आता है। ये ऐसे लोग हैं, जब कोविड के अंदर लोग मर रहे थे, जिन लाशों की बात करते हैं, जब वहां पर उनकी सेवा हो रही थी, उस समय ये लोग अपने शीश महल बनाने में लगे हुए थे। हर पिछले 11 साल में जो एक ही बात पता है कि सबसे झगड़ा है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा है, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा है। उसके पहले 10 साल शीला दीक्षित ने 20 साल राज किया, उसको तो समस्या नहीं आई। इनको ही समस्या क्या होती है हर तरह से, कोई बहाना हो हमने नहीं किया, 7,000 रुपए पोल्यूशन के भाई साहब हमने तो लिए नहीं। और अगर इनको कहा कि आपने स्कूल नहीं बनवाए, हमने तो जी इतने टॉयलेट को भी स्कूल बना दिया। इन्होंने कहा अस्पताल बनवाए क्या, एक अस्पताल नहीं बना। ये अपने भी उसके अंदर गिनने लगे लोग, इसको अपने अंदर कितने बेड हमने बढ़वाए हैं। तो कृपया लोगों को इस प्रकार की बातें करके तेरा क्या मेरा क्या, हर चीज मुफ्त मुफ्त कह रहे हैं। इन्होंने विकास की बात नहीं की, मुफ्त मुफ्त की बात कर रहे हैं। आश्रम चला रहे हैं क्या ये? यानी आप जनता को फ्री करके विकास रोक देंगे? इस साल इनका 60,000 करोड़ का घाटा होने वाला है। ये कहते हैं कि हम दिल्ली को बचा रहे हैं। तो कृपया लोग अभी और ये नहीं फंसने वाले हैं। बहुत झूठ चल गया, लोग सामने देख रहे हैं उनका क्या हालत है। हम दो मुफ्त में बांट के कितनी बार लोगों को खरीदोगे मुफ्त में बांट के? लोग नहीं सुन रहे आपके मुफ्त की बातें, क्योंकि आपने मुफ्त एक तरफ दिया, दूसरी तरफ दिल्ली का हाल खराब कर दिया।
सब देख रहे हैं आप, मैंने गिना दिया आपको। ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी, दोहरी ये वो मुसीबत, लोग हैं घनेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने सरयू नदी को खून से भर दिया था। वो आज हमें गंगा यमुना की बात बताएंगे अजीज खान। ठीक है सर, मैं लौटूंगी इस विषय पर भी। घनेंद्र भारद्वाज जी, दोहरी मुसीबत है क्या आपके सामने? आज भी रो रही है। ठीक है रतन जी, रतन शारदा जी, ठीक है सर, ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज जी, क्या दोहरी मुसीबत है? एक तो एंटी इनकम्बेंसी, अधूरे वादे जो जनता के बीच में बीजेपी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करोल बाग वाली रैली में। प्राची जी, पहली बात तो दिल्ली के अंदर प्रो इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को लेके। पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों से हम दिल्ली में सरकार बनाने चाह रहे हैं। ये हमारा भी सर्वे कह रहा है, बीजेपी का भी सर्वे कह रहा है, ये आईबी का भी सर्वे कह रहा है। और दूसरी बात, अरे यार सुन लो यार, ये क्या तरीका है, सुना नहीं है तुम्हें? हाँ, दूसरी बात प्राची जी, जो आपने कहा एक है तो सेव है, दिल्ली के लोग एक है, बिल्कुल पूरी तरीके। बस एक बार टोक रही हूँ यार, बस एक बार टोक रही हूँ सर, ये भाषा गलत है। गणेश जी बस एक बार टोक शारदा जी के लिए मैं बस एक बार टोक रही हूँ, रतन शारदा जी बीच में, मैं बस इतना बोल रही हूँ, अरे मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ। भारद्वाज जी, सुना नहीं है भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, प्राची जी, अच्छा एक मिनट चलिए प्लीज, बीच में को टोका। अच्छा प्लीज आवाज थोड़ी डाउन करिए सबकी, पर्सनल नहीं जाते ना सर, प्लीज कोई किसी के साथ पर्सनल नहीं जाएगा। रतन शारदा जी, शिवम त्यागी जी की आवाज डाउन करिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, घनेंद्र भारद्वाज एक बार रिपीट करिए सर, मुझसे मिस हो गया। कौन सा सर्वे, किस सर्वे की बात कर रहे हैं आप? रतन शारदा जी की आवाज कम करिए प्लीज, बोलिए भारद्वाज जी, बताइए सर कौन सा सर्वे बता रहे हैं आप? प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, दिल्ली के अंदर सारी एजेंसी, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे, आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे, आईबी का सर्वे, सब ये कह रहा है कि चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने आपने जो कहा एक है तो सेफ है, दिल्ली के लोग पूरी तरीके से एक है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के लोग ना तो बटेंगे ना केजरीवाल की सुविधाओं से कटेंगे। दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। शिवम त्यागी जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि ये पिच बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है के नारे पर क्यों ले जाना चाहते हैं आप दिल्ली के चुनावों की? आप भी योजनाओं पर बात करिए ना। अगर इतना ही नाराजगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो बताइए ना सबको, शिवम त्यागी जी, कि ये काम नहीं किए, क्यों बटेंगे तो कटेंगे की जरूरत? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वाले जानते हैं और वो एक हैं, और वो ये भी जानते हैं कि वो मोदी जी के साथ सेफ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात बटने कटने की और तमाम सारी चीज़ों की है, तो वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्याओं का मामला उठा, जिस तरीके से उनको बसाने का मामला उठा, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको मैं पैसे भी दूंगा, इनको घर भी दूंगा, जिस तरीके से एक एक घर में T58 और तमाम जगहों पर देखा हमने एक एक घर में 35-35 वोट है, तो उसके बारे में और डेमोग्राफी को चेंज करने और बदलाव करने के विषय में भी दिल्ली के वोटर्स को जानने का अधिकार है और ये होना चाहिए। वरना जिस तरीके से हालात हुए, अंकित शर्मा को 51 चाकू मारे गए, जिस तरीके से इन्हीं का गुंडा ताहिर हुसैन जो है ऊपर अपनी छत पर पत्थर भरकर बैठा हुआ था और किस तरीके से हिंदुओं को मार रहा था, किस तरीके से ऊपर छत पर तेल इकट्ठा किया हुआ था और दिल्ली में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, ये देश ने देखा है। ये सब इन्हीं के तो प्रोडक्ट हैं, ये सभी इन्हीं के तो गुंडे हैं। और रही बात, अब खास तौर पर आते हैं डेवलपमेंट की, हम तो डेवलपमेंट पर ही हैं। आप देखिए ना, डिबेट हो चुकी है और डिबेट में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में आते ही पूछा, भाई घनेंद्र ने कहा कि हम तो हेल्थ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्कूलों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने संख्या पूछी, इधर उधर भाग गए। कुछ भी सवाल पूछो, इधर उधर भाग गए। 10 साल बाद भी आज अगर इनके पास सिर्फ ड्रामा करने के लिए ही बचा है तो माफ कीजिए, फिर क्या ही किया जाए। और एक और चीज मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब ने कहा कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं ऐसी। एक तो अजीज खान साहब का मुझे ये समझ में नहीं होता, मैं कौन खामई खां, इनका ना कोई लेना है दिल्ली चुनाव में ना देना है। इनकी बस इतनी सी रेलेवेंट है कि एक उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आज अगर दिल्ली आ गए हैं रैली करने तो इन बेचारों को जगह मिल गई 5 मिनट की, वरना दिल्ली में इनका इतना भी रेलेवेंस नहीं है। रही बात बाकी चीजों की, इन्होंने कहा कि यमुना में और गंगा में और साफ कर देते तो डुबकी लगा लेते। सर केजरीवाल के साथ इनकी दोस्ती है और कितनी पक्की दोस्ती है केजरीवाल के साथ, ये इन्होंने बता दिया कांग्रेस को किनारा करके कि अरविंद केजरीवाल इनके पक्के दोस्त हैं। तो ये कितने रिलेवेंट है, ये छोड़ देते हैं। 10 सालों के काम पर अगर आते हैं हम शिवम त्यागी जी, तो एक काम तो आप लोगों का भी है ना, रोहिंग्या मुसलमानों या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करना। आप लोगों ने कितना चिन्हित किया? आज आप सवाल पूछते हैं चुनावों में, 10 सालों से आपकी भी सरकार है, बताइए आप भी आंकड़े।
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये खास तौर पर क्लियर कट गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर बात करें हम रोहिंग्यास को चिन्हित करने की, तो उसकी जो एडवाइजरी है वो ये कि राज्य सरकारें जो है उसको चिन्हित करके दें और उस पर काम करें। और खास तौर पर झारखंड में इस तरीके की तो कोर्ट के ऑर्डर्स भी होने के बावजूद अभी तक चिन्हित करने का काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं खास तौर पर पुलिस की बात करूं तो चाहे लगातार रेड मारने की बात हो, हमने 21 दिसंबर को रेड मारी, नवंबर में 4 रेड मारी, दिसंबर में 7 रेड मारी और करीब 100 से ज्यादा रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। अभी 2 दिन पहले भी गिरफ्तार किया। और हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 2014 से लेकर जैसे ही हम सरकार में आए 2017 में मामला विषय प्लीज मौका तो नहीं ऐसा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, टाइमिंग को मानना पड़ेगा। चुनावों से प्राची जी आप ठीक सुनिए पहले मेरे। ना बिल्कुल नहीं। 2014 के बाद से आते ही हमने रोहिंग्यास पर काम शुरू किया। 2017 में जो प्रशांत भूषण जो व्यक्ति हैं, उनके एनजीओ ने खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक विषय में पीआईएल डाली। हम 7 लोगों को यहां से डिपोर्ट करना चाहते थे। उन्होंने मानवीय कारणों का हवाला देते हुए तमाम चीजें करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन हम आज भी कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता खुल्लम खुल्ला ये कह सकता है और हम इस बात को लेकर आ गए हैं कि कोई भी इस तरह का रोहिंग्या व्यक्ति हो उसको बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको यहां से डिपोर्ट करना चाहिए। ये उल्टा उनकी वोट बनवाते हैं, इनके विधायक उनका साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको रहने खाने की जगह देते हैं। जवाब और एक और चीज में गंगा मस्जिद से आना फिर आ रही हूँ अजीज खान जी आपके पास। भारद्वाज जी जवाब दे दीजिए। अजीज खान साहब ने कहा थोड़ा और साफ आ रही हूँ अजीज खान जी, गंगा को थोड़ा और साफ करा देते, उसके बाद गंगा स्नान करते तो और बेहतर था। और कैबिनेट की मीटिंग तो नहीं होनी चाहिए, ये तो राजनीतिक कार्यक्रम कर दिया इन्होंने। तो कैसे बोलो? सैफई में बैठकर जब कैबिनेट से बड़ी कैबिनेट करके नाच गाना कराते थे और खास तौर पर दंगों के पीड़ित बेचारे परेशान होते थे, उनको बेसिक एड नहीं दे पाते थे, वो तो तुम्हें आपको बिल्कुल अच्छा लगता था। ठीक है शिवम त्यागी, लेकिन आज अगर कैबिनेट हो रही है प्रयागराज में तो आपको दर्द हो रहा है क्यों भाई? अजीज खान जी आपके पास आ रही हूँ, बस एक जवाब मुझे गणेंद्र भारद्वाज जी का लेने दीजिए, फिर उसके बाद अजीज खान जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। आपके रिलेवेंस पर सवाल उठाया है शिवम त्यागी जी ने, जवाब जरूर दीजिएगा। गणेंद्र भारद्वाज जी, रोहिंग्या मुसलमान पर तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अटैकिंग मोड में थे, आरोप लगा दिया आप लोगों पर, आपने बसाया है। अरे प्राची जी से आगे भी बोलोगे, बांग्लादेशी या कोई भी अवैध घुसपैठिया। अरे यार ये क्या चक्कर है? अरे नहीं यार क्या होता है भाई? यार दोस्ती है यार ये कोई आपका यहाँ बिल्कुल टोका टाकी करेंगे, ये कोई ये शीश महल खुला है यहाँ पर के लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, अपमानित करेंगे, मार पिटाई करेंगे, ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ये कोई शीश महल नहीं है। प्राची जी अगर बदतमीजी नहीं, ये इंडिया टीवी का शो है, आपको डिग्निफाइड रहना पड़ेगा। ये क्या यार अच्छा रुकिए, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। एक सेकंड सर, ये पर्सनल डिबेट तो है नहीं, ये शिवम त्यागी जी वर्सेस गणेंद्र भारद्वाज जी तो है नहीं। प्लीज इन दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए, प्लीज दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए प्लीज, ये कोई पर्सनल डिबेट नहीं है और इसको पर्सनल डिबेट नहीं बनाते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं कहते किसी को अपमान हो या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। गणेंद्र भारद्वाज जी कंप्लीट करिए सर अपनी बात, रोहिंग्या मुसलमानों पर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर जवाब दीजिए। प्राची जी मैं ये कह रहा हूं कि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कोई भी अवैध घुसपैठिया हो, ना तो आसमान से टपकता है ना जमीन से निकलता है। वो आता कहां से? बॉर्डर क्रॉस करके आता है। बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की। बीएसएफ किसके अंडर आती है? मोदी जी और अमित शाह के। पूरे 10 साल में लगातार घुसपैठ हो रही है, ये घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे। 10-11 साल से मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर कितने लोग आइडेंटिफाइड करे जो इलीगल माइग्रेंट्स है? बांग्लादेशी रोहिंग्या 246, उसमें से 26 रोहिंग्या थे। 246 लोग आइडेंटिफाइड करने के बाद भी डिपोर्ट किसको करा? एक आदमी को। और बसाने का काम किसने करा? हरदीप पुरी ने। हरदीप पुरी ने जो दिल्ली में हमने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्लैट बनाए थे ईडब्ल्यूएस के, उनको उठा के रोहिंग्या बांग्लादेशी को दे दिया। कहा कि जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इसमें रहेंगे। हरदीप पुरी से क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है जब इन्हीं को चिन्हित करने के लिए ड्राइव चलाई जाती है? अरे सर एक मिनट प्लीज गणेंद्र भारद्वाज जी कम से कम भाषा की शैली ऐसा रखें ना कि किसी की अपमान ना हो। मैं बार बार कह रही हूँ, अक्सर क्या हो रहा है ना, आप लोगों के साथ डिबेट करने में सब एकदम आंख कान सब खोल के रखने पड़ रहे हैं, न जाने कब कौन से शब्द का इस्तेमाल कर दे। तो प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कम से कम अदब से बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर हरदीप पुरी जी की भी बात कर रहे हैं, किसी और नेता की भी। प्लीज थोड़ी सी भाषा की शैली का हम ध्यान रखते हैं। एक छोटा जवाब शिवम त्यागी जी आप दीजिएगा, फिर सर एक मिनट गणेंद्र भारद्वाज जी रुक जाइए, आवाज डाउन बोले। मुझे
देखिए, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने शिवम जी, इस मेरे पर छोटा सा मंत्री जवाब जी फिर के बारे में अजीज किस जी आ तरह रही की हूँ भाषा आपके का पास। इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरी आवाज कनेक्ट नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता, माना कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन माना कि आप भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, लेकिन आपको ये समझ में होना चाहिए कि इस देश में जिस तरीके से 2004 से 14 के बीच में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जिस तरीके से खासतौर पर रोहिंग्या इसमें आए, 2014 के बाद की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। और उसके बाद वो देश में लगातार ट्रैवल करते रहे। खुद केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को एक्सेप्ट किया था। अब जहां तक डिपोर्ट करने की बात है, हम तो कहते हैं कि हम तो डिपेट करते हैं, हम तो कहते हैं कि हम इसका ड्राइव चलाना चाहते हैं, हम तो इसका ड्राइव चलाते हैं, हम तो राज्य दर राज्यों में भेजते भी हैं। हमने तो झारखंड में भी भेजा, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया। लेकिन आपका मुंह क्यों सिल जाता है? रोहिंग्यास का नाम लेते ही घनेंद्र भारद्वाज ऐसे थर 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 क्यों कांपने लग जाते हैं? वोट बैंक कम हो जाएगा? बोलो ना खुल्लम खुल्ला कि उनको डिपोर्ट करेंगे, करिए, चिन्हित करके देंगे। क्यों नहीं करके देते भाई? मतलब हर जगह तुष्टिकरण करना है। अब मतलब हिंदुस्तान में तो मुस्लिम तुष्टिकरण करते ही थे, अब इनको म्यांमार का भी मुस्लिम चाहिए इनको तुष्टिकरण करने के लिए। गजब कहानी हो गई। सीधा सा सवाल है कि जिस तरीके से चिन्हित करने का क्यों रहा है शिवम त्यागी जी, ये भी तो आपको बताना है ना। 10 सालों से आपकी सरकार बॉर्डर क्रॉस करके अगर रोहिंग्या अभी भी आ रहे हैं तो ये आपको बताना होगा। ड्राइव आपने चलानी है सर। राज्य सरकार अगर आपका सहयोग नहीं कर रही तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद से कोई रोहिंग्यास बॉर्डर पार करके नहीं आए हैं। ये जो प्रॉब्लम है 2004 से 14 के बीच की रही है, खासतौर पर जब वहां म्यांमार में हालत खराब हुए और स्थितियां सिविल वॉर जैसी हुई, उसके बाद से यहाँ पर ये मामला बना और लगातार राज्य दर राज्य ये रोहिंग्यास ने ट्रैवल किया। जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इनसे वोट का फायदा होता रहा, अमानतुल्लाह खान टाइप के आदमी, अरविंद केजरीवाल टाइप के आदमी, इस टाइप के लोगों ने उनके तमाम चीजें करने की कोशिश की, उनको वोटर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश, जिनके रिलेवेंट होने पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। अजीज खान जी फिर कहेंगे कि न्याय नहीं किया मैंने। अजीज खान जी दीजिए जवाब सर। वो तो कह रहे हैं कि मैं खामखा वाली बात, आपका कोई रिलेवेंस नहीं है दिल्ली चुनाव में। देखिए प्राची जी, ऐसा है कि ये खामखा तो खुद बीजेपी है वहां पे। आज जो हालात हैं, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से एक तरफा चुनाव है और इस चीज को देखते हुए ये शायद इनको अंदाजा हो गया कि अभी हिंदू मुसलमान का कार्ड फिर खेलने की कोशिश। इनको पता है ये चलना नहीं है, फेल है, क्योंकि दिल्ली की जनता इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर के मुद्दे पर वहां वोट देने जा रही है। वो शिक्षा देख रही, स्वास्थ्य देख रही है, आप सुनिए ना, बिजली देख रही, पानी देख रही है। उस पर बहस कर लेते हैं। उसने काम किया उसको वोट देगी। जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा उसको नकार देगी, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है। एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं, अभी बड़ी रोहिंग्या की बातें हो रही हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, किस तरह आप लोग बात करते हैं। 11 साल हो गए आपको केंद्र में रहते हुए, आपको शर्म नहीं आती है? आप असम में कह रहे हो साहब रोहिंग्या आ रहे हैं, आप झारखंड में कह रहे हो रोहिंग्या आ रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या आ रहे हैं। भाई बॉर्डर पे है कौन है? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है सुरक्षा करने की, अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते इस देश को, छोड़ दीजिए कुर्सी। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं और गलत तरीके के आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और वही रोहिंग्या जब दिल्ली में आ जाते हैं तो आप देखिए किस तरह घर बसाने की बात करते हैं। आपके मंत्री कैसे ट्वीट करते हैं और किस तरह ट्वीट को डिलीट करते हैं। देखिए आप बेनकाब हो चुके हैं। एक बात सुनिए ना, मेरी बात, एक बात आप समझिए। प्राची जी इतना तो समय दे दिया, इनको तो वोट है ही नहीं, इनका बेचारों का यहाँ ये चुनाव। अरे सुन लीजिए, अरे भाई अब ये तरीका नहीं, चुनाव है मतलब अजीज जी, ये तो आप ग्रेस में लेकर जा रहे हैं। आपका नाम बहुत अजीज है, इसलिए आपको समय मिल रहा है। अरे सुनिए, मतलब चुनाव में नहीं है, आप कहीं नहीं। अच्छा रुके अजीज खान, ये तो आपकी गलतफहमी है। सुनिए ना, हिंदू मुसलमान किसने किया इन चुनावों में, ये जरूर बताइएगा मुझे। 1 मिनट सर, रतन शारदा जी को चर्चा मिला है। अजीज खान जी रुकिए ना, समय जा रहा है और रतन शारदा जी से मुझे समझना है दिल्ली के चुनाव के बारे में। रोहिंग्या मुद्दा भी समझ लेती हूँ। अच्छा बोले जल्दी 10 सेकंड में बोले। देखिए कोई ऐसी खास बात नहीं। रतन शारदा जी ने कहा कि साहब फ्री बीज, भाई ये महाराष्ट्र में फ्री बीज की बात करें कोई नहीं बोलेगा, हरियाणा में बात करें कोई। अरे भाई जनता का पैसा जनता के द्वार, क्या बुराई है? अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल जी अगर जनता का पैसा जनता को देने की बात कर रहे हैं, क्या बुराई है भाई? रतन शारदा मैंने फ्रीबी का विषय नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप किसी मुद्दे में बात करते हैं तो आप वाला केवल फ्री की बात करता है, विकास की बात नहीं करता, ये मैंने कहा था। अब आइए बात आईबी का सर्वे कब से आप पार्टी के लिए होने लग गया? कोई जवाब है इनके पास? ये हर डिबेट के अंदर झूठ बोलते हैं। मार्क करके रखा था पहले से कि हरदीप पुरी के नाम पे भंडा फोड़ेंगे, कि उनको घर दिलाते हैं। हरदीप पुरी ने क्लियरली इसका हर बार स्पष्ट रूप से विरोध किया है, उसको नकारा है। उसके बावजूद बार बार ये झूठ बोलते हैं। इनके ऊपर बीजेपी ने केस करना चाहिए। तीसरी बात,
बटेंगे तो कटेंगे। सवाल आता है सीए के अंदर, सीए का विरोध क्यों किया था, कोई बता सकता है? कोई समाजवादी पार्टी को आप ये बता सकता है सीए का विरोध क्यों किया था? तीसरी बात, बंटने की बात इसलिए, हिंदू समाज को जाति में बांटते हैं आप लोग। कोई यादव के लिए वोट मांगता है, कोई SC/ST के लिए वोट मांगता है, कोई झूठा प्रचार करके समाजवादी पार्टी जैसा, कांग्रेस जैसा यूपी के अंदर उनके वोट, एक मिनट, वो वोट काटते हैं। ये उसकी बात हो रही है। यानी मुसलमान को एक है, क्रिश्चियन एक है, हिंदू जाट है, ब्राह्मण है, बनिया है, शेड्यूल कास्ट है, हिंदू कभी एक नहीं होता। आप दलित को अलग से बताते हैं, हिंदू से अलग बताते हैं। इस बंटने की बात हो रही है। आपको कुंभ मेले में बटा हुआ हिंदू दिखा क्या? नहीं दिखा। इसके कारण ये सारी जो बात कर रहे हैं, जहाँ तक बॉर्डर की बात है, सुनिए मेरी बात, बॉर्डर पोरस है, कितना भी आप बंद करें, वहां बॉर्डर पोरस हम भी जानते हैं। वहां से निकलने के बाद बाकी उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? बंगाल से निकलते हैं, आसाम से निकलते हैं, अलग अलग जगह रुकते होके केरल तक पहुंचते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं, उनको रास्ते में सहारा कौन देता है? कितना बड़ा उनको मुद्दा वोटर बनता है ID कौन रतन देता है? शारदा जी, देखने वाली बात होगी। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था सर, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।